वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। यूपी में 2022 का सियासी संग्राम संपन्न हो चुका है और नतीजों से पहले एग्जिट पोल बीजेपी की प्रचंड जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस बार भी नंबर 2 पर सिमटती नजर आ रही है। यूपी चुनाव की शुरुआत से ही सपा और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वहीं यही वजह भी हमेशा से रही कि सपा ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए रालोद समेत कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। यहां तक कि इस बार वे अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा को भी साथ लेकर के आए। लेकिन 2017 और 2019 की तरह इस बार भी अखिलेश का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। तो जब अभी तक 7 चरणों में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और 7 चरणों के मतदान के बाद क्या कुछ एग्जिट पोल रही वो भी आपको हम बताते नजर आ रहे हैं। जहां पर यूपी में 7 चरण कितने जिले में कितनी विधानसभा सीटों पर हुआ, क्या कुछ इसके आंकड़े रहे, ये भी आपको हम बताते नजर आ रहे हैं। जहां पहले चरण की अगर बात किया जाए तो 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां पर 60.71% मतदान हुआ। उसके बाद 623 उम्मीदवारों की किस्मत पहले चरण में ईवीएम में कैद हुई। बात अब दूसरे चरण की करें तो 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ, जहां 64.42% मतदान यानी वोटिंग हुई थी, जिसमें 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। बात तीसरे चरण की करते हैं, जहां 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 61.61% मतदान हुआ और साथ ही साथ 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ, जहां 61.52% मतदान हुआ, 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। बात पांचवें चरण की करें तो 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 58.36% वोट पड़े, जिसमें 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। छठे चरण में 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग हुई, जहां छठे चरण में 55.7% वोटिंग हुई। 676 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब 10 मार्च को होगा इस चरण के। और सातवें और आखिरी चरण की बात की जाए तो उसमें 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। सातवें चरण में कुल 57.53% वोटिंग हुई, जहां कुल 613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में देखने को मिले। अब एग्जिट पोल के यहां पर बहुत से आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और फिर एग्जिट पोल द्वारा कई सारी चीजें देखने को मिल रही है। फिर चाहे एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त को बात की जाए या फिर बात की जाए यहाँ पर सपा के क्या कुछ यहाँ पर आंकड़े देखे जा रहे हैं। पूरे चुनाव की यहाँ पर बात किया जाए, जिस तरीके से हर दल अपना दमखम दिखाती नजर आई, हर दल द्वारा यही कोशिश किया गया कि इस बार 2022 के चुनाव में फतेह उनकी ही हो, इसके लिए पूरी कवायद करते नजर आए। और चूंकि कवायद करना लाजमी भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव खुद में काफी अहम चुनाव माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रास्ता सीधा दिल्ली तक पहुंचती है। इसे 2024 के लिए सेमीफाइनल भी माना जा रहा है यूपी चुनाव को। और यहाँ पर बीजेपी की कवायदों की अगर बात किया जाए या फिर अन्य दलों की बात की जाए कि किस तरीके से शुरू से ही आम जनता से रूबरू होना, आम जनता के बीच जाकर के बीजेपी जिस तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती नजर आई या फिर विपक्ष दल बीजेपी को नकारते नजर आए, उनकी जो नकारात्मक चीजें रही वो गिनवाते नजर आए और ये कहते भी नजर आए कि जितनी भी उपलब्धियां बीजेपी दिखा रही है वो सारी उपलब्धियां हमेशा से सपा द्वारा कहा गया कि उनकी रही है और उनके कामों पर ही अपना नाम लगा करके बीजेपी आम जनता के सामने पेश करती रही है। बीजेपी विकास की बात को लेकर के आगे चलती नजर आई। फिर चाहे हमने देखा कि किसान आंदोलन को लेकर के 3 कृषि कानून बिल को भी यहाँ पर निरस्त किया गया, रद्द किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लेते हैं। उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि अब किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है चुनाव में। किसान का विषय बहुत अहम विषय माना गया। इस विषय को लेकर के हर दल आगे बढ़ती नजर आई, किसानों के दिल में अपनी जगह घूरती नजर आई और यही उम्मीद लेकर के आगे बढ़ती नजर आई कि अब किसानों का जो वोट है वो उनकी पार्टी को मिलने जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जनता के नाम का एक संबोधन निकालते हैं और उस संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस ले लेते हैं, उसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि अब किसान जो है एक बार फिर बीजेपी की ओर रुख करते नजर आएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी, 10 मार्च को पता चलेगा कि किसानों का मत किसकी तरफ गया है या फिर जिसकी तरफ नहीं गया। उसके बाद जो सबसे अहम रही इन सारे चुनावों में वो रही महिलाओं को साधने की कवायद। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला वोटरों को साधने की कोशिश की गई।
कांग्रेस द्वारा नारा लाया गया लड़की हूं लड़ सकती हूं और इस नारे को लेकर के आगे बढ़ते नजर आए। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर कोई उसके बाद महिला वोटरों को साधने की कवायद करते नजर आए। और महिला वोटरों को साधने के लिए फिर चाहे सुरक्षा का विषय हो महंगाई का, और फिर चाहे बात किया जाए रसोई गैस की कीमतों को, हर एक मुद्दे को उठाते हुए यहाँ पर हर एक दल नजर आए। बीजेपी द्वारा ये वादे किए गए, दावे किए गए कि अब महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर युवाओं को नौकरी देने की भी बात उनके द्वारा की गई। विकास की बयार बहेगी, जितनी विकास अभी 5 सालों में हुई है और भी विकास देखने को मिलेगा अगर बीजेपी सरकार आती है। अपने हर संबोधन में जनता के बीच जाकर के बीजेपी द्वारा वैक्सीनेशन को भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे पेश किया गया और वैक्सीनेशन के मुद्दे को भी बार बार उठाया गया। फिर चाहे वो फ्री वैक्सीन एक ऐसा विषय था जिसे हर बार हमने देखा किस तरीके से बीजेपी उठाती नजर आई है। सपा द्वारा बार बार गन्ना किसानों की बात की गई, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई, तो वहीं कांग्रेस द्वारा ये बात कही गई कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महिलाओं की सुरक्षा की बात कांग्रेस द्वारा की गई। और इन सब के बीच जो सबसे अहम मुद्दा रहा वो रहा महंगाई का मुद्दा। महंगाई के विषय को बार बार उठाया गया और इसी तरीके से आगे बढ़ते सभी दल नजर आए। और इसी विषय पर आप चर्चा के लिए और इसी विषय पर यह जानने के लिए आज सत्ता के टेम्परेचर में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी हैं, हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल और हमारे साथ सपा नेता दीपक पांडे जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले निरंजन जी आप ही की ओर रुख करना चाहूंगी और सबसे अहम सवाल आप तीनों से यही कि तुरंत रिएक्शन दीजिएगा कि किस तरीके से इस चुनाव को देखा आपने, ये पूरा 7 चरणों का मतदान किस तरीके से रहा आपके लिए। सबसे पहले निरंजन जी आपके पास। देखिए सीमा जी, मैं शुरू से आपके चैनल पे भी कहता रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर एक सर्वांगीण विकास को डिलीवर किया है और जिस तरीके से जनता के अंदर एक आत्मविश्वास की उत्पत्ति करी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश के श्रेणी में आता था और आज वहां पे जो कानून व्यवस्था को लेकर के और जितना संगठित अपराध पे इस सरकार ने जितना नियंत्रण किया है, जनता के अंदर वो चीज सड़ चढ़ के बोली है। केवल महंगाई, बेरोजगारी और ये निश्चित रूप से ये मुद्दे थे, लेकिन जनता इस चीज को भी समझ रही थी कि जो पिछले 2-2.5 साल से जो एक महामारी का दौर चल रहा है, ये देश एक समझ लीजिए एक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बेरोजगारी या जो भी महंगाई है, ये कहीं ना कहीं इस चीज का ये जो महामारी है इससे ये प्रभावित है। लेकिन जनता को जो सबसे अच्छी जो चीज लगी वो ये लगी, देखिए सीमा जी, मैं कहता हूं कि हर सरकारों के अंदर और हर प्रदेश के अंदर आज तक 70 सालों के अंदर सरकार की जो योजनाएं हैं वो रही जरूर हैं, लेकिन डिलीवर उनमें से 20 से 25% होती थी या यूं कहें कि उससे भी कम होती थी। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी, इन्होंने लगभग मेरा अनुमान है 80 से 85% योजनाओं को धरातल पे इन्होंने डिलीवर किया है और इसी का परिणाम है कि आज आपको उत्तर प्रदेश के अंदर एक कीर्तिमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई भी पार्टी की सरकार लगातार दोबारा रिपीट हो रही है। ये सारे के सारे एग्जिट पोल से ये चीज निकल के आ रही है। चलिए एग्जिट पोल पर भी आप जिक्र करेंगे हम। हमारे साथ दीपक बघेल जी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक जी, 300 पार का नारा कितना साकार होता दिख रहा है आपको? देखिए सीमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की जनता की जो सेवा की है, उसके हिसाब से जनता ने हमें बहुत अच्छे रूप में पूरे प्रदेश के चुनाव में आशीर्वाद दिया है। और उस आशीर्वाद को देखते हुए जिस तरह से जनता का जो प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हुए हमें लगता है कि हम 300 से पार सीटें लेकर आ रहे हैं और इस बार देखिएगा कि 325 से ऊपर सीटें लेकर एक रिकॉर्ड स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और पुनः 2 बार सरकार बनाने का भी काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। देखिए हमने लगातार काम किया, सुरक्षा से लेकर राशन तक, राशन से लेकर मेडिकल कॉलेज तक, मेडिकल कॉलेज से लेकर मेट्रो तक, मेट्रो से लेकर एक्सप्रेसवे तक, जो ये सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय तक उपेक्षित रखा। मैं पूछना चाहूंगा, सपा, बसपा और कांग्रेस से इन तीनों को लगातार मौका मिला और अच्छा मौका मिला। किसी ने 4 बार सरकार बनाई, किसी ने 3 बार सरकार बनाई, सबने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का शासन किया। परंतु जो जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश की जो तकदीर और तस्वीर इन 5 सालों में बदली है, इससे पहले कभी नहीं बदली थी। आज देखिए, अगर गरीब हो
तो उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब अगर श्रमिक है तो उसको भी श्रमिक भत्ता मिल जाता है। अगर कोई वृद्धाजन है, कोई विधवा है और कोई दिव्यांगजन है, उन लोगों को भी पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए कर रही है। पहले 300 हुआ करती थी, आज 1000 रुपया हो गई और चुनाव के बाद में जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम इसे 18,000 रुपया साल कर देंगे, 1500 से बढ़ा देंगे। चलिए ये सारी सरकार की योजनाएं जमीन पर पहुंची हैं और केंद्र की ऐसी 50 योजनाएं जिनमें उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर चलिए 1 रही है। ठीक है और दीपक जी, देखने वाली बात होगी कि आपने जो दावे किए इस पर जनता कितना भरोसा जताती है। चलिए हमारे साथ सपा नेता भी हैं दीपक पांडे जी। दीपक पांडे जी, क्या लग रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देखे, जो वादे जो नारे आप देते नजर आए उससे पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्या जनता ठुकराती नजर आ रही है? अगर आपको आना है या कोई कंफर्मेशन करनी है तो आप मेरे नंबर पे करिएगा 98। दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। एक बार फिर हम रुक करते हैं निरंजन जी की तरफ। निरंजन जी, देखिए जिस तरीके से ये एग्जिट पोल अब सामने आ रही है, हालांकि देखिए बीजेपी बढ़त दिखाती इस एग्जिट पोल में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सभी मुद्दों पर बात किया जाए, इस विषय पर बात किया जाए कि जो जो मुद्दे अहम रहे हैं उस मुद्दों के आधार पर अगर वहां की जनता वोट देती है तो उसे किस प्रकार से आप देखते नजर आएंगे? जिस तरीके मैंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी दौरे किए हैं, मैं भी बहुत घूमा हूं, जनता के बीच में गया हूं, और या यूं कहें कि जैसे कहते हैं कि भारत की जनता गांव में बसती है, मैं गांव के लोगों तक भी पहुंचा हूं। तो और आप हर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में, पश्चिम हो, मध्य हो, पूर्वांचल हो, हर क्षेत्र में, बुंदेलखंड हो, आप देखेंगे वहां पे एक चीज हर आदमी बोल रहा था कि इस सरकार ने कम से कम हमारे अंदर एक सुरक्षा की भावना को उत्पन्न किया है। क्योंकि जो 5 साल पहले जिस तरीके से एक उत्तर प्रदेश को, जिसको कहते थे कि एक क्राइम स्टेट उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, कि रात को 7 बजे 8 बजे के बाद में खासकर गांव के अंदर ये प्रॉब्लम होती थी कि लोग सुनसान रोडों से निकलने से बचते थे। महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, मैं पुरुष वर्ग की बात करता हूं कि वहां जो राजनी होती थी, जो छिनताई होती थी, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो कानून का शासन स्थापित हुआ है, जिस तरीके से जो लोग, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियोज वायरल हुए कि जो क्रिमिनल खुद जाकर के कहते हैं कि हमें अरेस्ट की लीजिए, हमें अरेस्ट कर लीजिए, हमें जेल में डाल दीजिए। ये अगर देखा जाए निरंजन जी, काफी अहम विषय भी रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुरक्षा का विषय सबसे ज्यादा देखा गया और आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित भी इसी विषय पर होती नजर आई है। सीमा जी, देखिए कोई भी आदमी है, सबसे पहले उसको सुरक्षा चाहिए। आज मुझे एक बात बताइए, यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर जैसे लोगों के पास लाखों लाखों की गाड़ियां थी, करोड़ों करोड़ों के फ्लैट थे यूक्रेन के अंदर, लेकिन वहां पे जब बम्बारमेंट हो रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगना पड़ रहा है ना। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आदमी चाहता है मेरी जान की सुरक्षा, उसके बाद में सम्मान की सुरक्षा, इज्जत की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, मेरे घर की जो महिलाएं सुरक्षित रहे, मेरे गांव की महिलाएं सुरक्षित रहे। सबसे पहले आदमी, सारी चीजें इसके बाद में शुरू होती हैं। अपनी सुरक्षा के बाद में सारी चीजें, संपन्नता है, साधन है, धन है, संपत्ति है, ये सब सेकेंडरी मैटर करता है। तो इसलिए देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर थी, और मैं ये कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल खोल करके नवाजा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को जो ये मुद्दे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दे थे, इनके ऊपर हमारे साथ दीपक पांडे जी, सपा नेता, एक बार फिर जुड़ गए हैं। आपसे एक बार छोटा सा रिएक्शन एग्जिट पोल को लेकर के, सपा की जमीन एक बार फिर से खोती नजर आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं, देखिए एग्जिट पोल है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। जैसा आपने पत्रकार को देखा, मैं बता रही थी कि आपके साथ कोई पत्रकार जुड़ा हुआ है। ये पत्रकार मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए, एनसीआरबी के डेटा पे कभी बात नहीं करते, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बताइए, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यहाँ पे हेल्थ इंडेक्स में हम नीचे से तीसरे पावदान पे है, भूख में हम सबसे ज्यादा है, और ये पता कौन सी डाटा लेकर के आ रहे हैं, भाई साहब पढ़ रहे हैं। इससे कम तो बड़ाई बीजेपी के प्रवक्ता की है, अपने पार्टी की जितनी बड़ाई ये करके चले गए। समस्या इसी चीज की है कि जो लोग हैं एनालिसिस किए बिना आकर के ऐसे बोले चले जा रहे हैं, ऐसे लोग ही एग्जिट पोल बनाते हैं जो वहां पे 300-400 की उनका एग्जिट पोल। ऐसे लोग अगर एग्जिट पोल बनाएंगे, ऐसे लोग पत्रकार रहेंगे, तो 500 से ऊपर दे देंगे 403 सीटों में से। देखिए क्या है कि अगर आप, चलिए बात करते हैं अपराध का, तो एनसीआरबी का डेटा ये एनालिसिस कीजिए 2017 से लेकर आज तक का या उससे पहले का, उस पर कभी नहीं पाएंगे। बताइए, एनसीआरबी के डेटा के साथ इन्होंने एक बार भी तथ्य रखा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आ गए, यहाँ पर बोल के चले गए झूठ। तो समस्या इसी चीज की है कि आप अपने कर्म को
और नहीं समझ रहे हैं। आप अपने विचारधारा और अपने भावुकता में बहे चले जा रहे हैं, पत्रकार होते हुए भी। बताइए, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी का डेटा एक बार भी नहीं बताया। एनसीआरबी के चलिए, डेटा में आपसे क्या दीपक कहा जी, गया? आपसे पूछा एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, आपसे ये पूछा गया क्या सपा की जमीन खिसकती नजर आ रही है, उस पर जवाब दीजिए। पर्सनल टिप्पणी बाद में करिएगा। एग्जिट पोल है, इसी प्रकार का एग्जिट पोल आया जिस प्रकार के दावे झूठे कर रहे हैं, ऐसा झूठा एग्जिट पोल है। अच्छा, तो बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन देखिए एग्जिट पोल में ये चीज साफ नजर आ रही है कि सपा का जो हाल सीमा जी, मैं आपको बता दूं, कोई चीज साफ नजर नहीं आती एग्जिट पोल में। मैंने एग्जिट पोल बिहार का भी देखा, हमने हरियाणा का भी देखा था, हमने राजस्थान का भी देखा था, हमने मध्य प्रदेश का देखा था, हमने पश्चिम बंगाल का देखा था। हम हर जगह का एग्जिट पोल देख रहे हैं। हम भी लगातार 10 साल से नहीं हुई है आप लोगों को? एग्जिट पोल बिल्कुल नहीं, कोई घबराहट नहीं है। देखिए, हमने 2 साल, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं खुद पिछले 2 साल से ग्राउंड पे हूँ। पूर्वांचल में 5 जिलों में मैंने काम किया है। मैं यहाँ पे 5 जिलों में लगातार डोर टू डोर कैंपेन किया हूँ, लोगों के यहाँ जा रहा हूँ, हर विधानसभाओं में गया हूँ। लोगों को बस एक ही चीज वहां पे है कि भाई हमें शिक्षा नहीं प्रॉपर मिल पा रही है, हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सरकार की क्या जरूरत है जो हमें न शिक्षा दे पा रही है, न हमारे बच्चों को शिक्षा दे पा रही है, न हमारे बच्चों को रोजगार दे पा रही है। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा हमें दिखा, महंगाई का दिखा। इन तीनों मुद्दों की जो विकास की बात करके लोग आए थे, वो कभी आए नहीं। वो शुरू से आपने देखा होगा, कभी 80-20 की बात किए, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात किए, कभी मंदिर मस्जिद की बात किए, तो कभी कुछ बात चलिए, आपके इन्हीं सब सवालों का एक रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक बघेल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से सवाल उठाते नजर आए हैं दीपक पांडे जी? जरूरत थी, उसने उतना ही पहचाना मुझे। तो इनको तो देखिए पहचानना ही नहीं है। इन्होंने जो विकास कार्य थे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए, भाजपा सरकार ने किए, वो इन्हें पहचानने नहीं है। इन्हें एनसीआरबी के डाटा याद आते हैं। मैं एनसीआरबी का एक डाटा आपके सामने भी रख देता हूं। 2016 का डाटा है। 21 रेप, 24 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 36 चोरियां, कुल मिला के 7,650 क्राइम पर डे हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नहीं क्राइम स्टेट के रूप में जाना पड़ता था। और ये सारी सौगात किसने दी थी उत्तर प्रदेश को? ये समाजवादी पार्टी ने दी थी। ये किसानों की बात करते हैं, उन्हीं किसानों को बुंदेलखंड के अंदर वाटर क्राइसिस होता हुआ किसानों को अगर 25-25, 26-26 रुपए के मुआवजा के चेक देने का काम करते हो, तो यही समाजवादी पार्टी करती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके अंदर किसान आत्महत्या करता था, अपहरण का एक संगठित व्यापार चल रहा था, व्यापारी घर से जाता था, पैसा कमाता था, उसके बच्चे का अपहरण किया जाता था। हर दिन के अंदर एक ऐसी घटनाएं होती थी। आगरा से लेकर पूर्वांचल ऐसी प्रत्येक दिन घटना समझ में आती थी। किसी न किसी ने जैसी हत्या होती थी। एक-एक करके बोले, ऐसे कैसे समझ आएगा? आपको पूरा समय मिला था पांडे साहब। बघेल जी को बोलने दीजिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करें। जी, सीमा जी, रोड पर जाते थे, चौथ वसूली का खेल खुलेआम करा जाता था और वो सफाई गुर्गे हुआ करते थे। मैं इनकी एक योजना बताता हूँ, पेंशन योजना। पेंशन योजना के अंदर इन्होंने योजना लेकर आए, गरीबों के लिए योजना लेकर आए। गरीब योजना का भी बंदरबाट किस प्रकार से किया? 43,000 लोग जिंदा नहीं थे, उन लोगों को भी पेंशन मिल रही थी। और 5 लाख लोग पात्र नहीं थे, उन लोगों को भी पेंशन मिल रही थी। क्या कर रहा है? लैपटॉप की योजना, इन्होंने केवल 6,18,000 लैपटॉप बांटे, बाकी 7 लाख लैपटॉप किधर चले गए, किसके खाते में चले गए? समाजवादी गुर्गों के घर में चले गए, किसी को नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश की जो जनता की जो गाड़ी कमाई थी, भाषा यूज करेंगे शिवाजी तो बता रहे हैं, सेवा होनी चाहिए। ऐसी भाषाओं में मैं भी जवाब दूंगा इस आदमी को। मुख्तार अंसारी और इस आदमी को मैं इसी की भाषा में जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता को ये बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं ना, उनके बुलडोजर के कारण आज ये काम हुए। ये लोग डर है, ऐसी भाषा का क्या उपयोग कर रहे हैं? यहाँ पर संरक्षण किया था, सुन लीजिए, संरक्षित करते थे ये लोग, आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ऐसे आप आजम खां की 1,000 दीपक पांडे जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले सुन तो लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही जवाब देंगे क्या बिना सुने? आप अगर करवा रही है सीमा चौधरी जी, तो आप करवाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बीच में आप ना बोले। अगर आप बीच में बोलेंगे तो जनता तक जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाएंगे कैसे? एक एक करके बोले, हम डिबेट करवा रहे हैं, चर्चा करवा रहे हैं, बातचीत करेंगे हर विषय पर। आप अगर बीच बीच में ऐसे बात करने लगे, आपको पूरा मौका दिया गया, अब उन्हें मौका दिया जा रहा है, उनके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा, तब बोलिएगा। अपने बारी का तो इंतजार करें ना। सीमा जी, समाजवादी लोग डेकोरम मेंटेन करना चाहते नहीं, ये जहां पे भी जाते हैं अराजकता फैला देते हैं। इनके प्रवक्ताओं का यही रूप है। ये कभी ना तो अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, और दूसरा अगर आप अपनी बात पूरी करें, उनका क्या रूप है वो हम देख लेंगे। आप अपनी बात पूरी करें जी। तो ये उत्तर प्रदेश की हालत थी, और वो माफिया राज को तो इस प्रकार से संरक्षित कर रखा था। पूर्वांचल के अंदर बाहुबली नेताओं की एक फौज कर रखी थी। 1035 दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के में एक नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये देश के भविष्य के लिए सबसे बड़े और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है समाजवादी पार्टी। मैं आपको 2 विषय दूंगा इसके। पहला विषय,
बच्चों को नकल करवाने के लिए अगर किसी की सरकार में खुले में नकल होती थी, वो समाजवादी पार्टी थी। देश के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ होता था, उनके अंदर नकल का जो वायरस देखिए दीपक घुसने का बघेल जी, काम जो किया, वो लैपटॉप का समाजवादी जिक्र पार्टी आपने ने यहाँ किया। पर अभी किया, लैपटॉप का जिक्र किया, उस पर सपा का हमेशा से कहना रहा है कि पहले लैपटॉप वितरण सपा सरकार द्वारा की गई। सपा की हर नीति को बीजेपी अपनाती नजर आती है और फिर अपना नाम देती नजर आती है। ये जो इल्जाम है शुरू से आप पे लगते नजर आ रहे हैं। जी, मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ, नीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियत की बात कर रहा हूँ सीमा जी। बात ये है कि नीति आपने कौन सी बनाई और उसमें आपकी नियत क्या थी। आप देखिए कि 14 लाख लैपटॉप आते हैं, इसमें से 6,18,000 वितरित होते हैं। उसके बाद 7 लाख लैपटॉपों को आप किसको देते थे? वो अपने लोगों को दे देते हैं। आप समाजवादी गुर्गों को देते हैं, आप पार्टी के लोगों को देते हैं। क्या ये पार्टी के लोगों का फंड है? हम टैक्स देते हैं, क्या ये पार्टी के लोग टैक्स दे रहे हैं क्या किसी पार्टी विशेष के? ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का है। हमने ना क्षेत्र, ना भाषा, ना धर्म, ठीक। जाति के नाम पे विकास ठीक है किया, बघेल साहब। हमने संपूर्ण रूप से विकास किया, सबके लिए विकास किया। चलिए चलिए अभी इसी विषय पर चर्चा करेंगे, आप सब नजर बनाए रखें। लेकिन अभी एक बार सीधे लिए चलते हैं यहां से लखनऊ, जहां पर आज महिला दिवस के दिन महिला मार्च लखनऊ में निकाला जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा ये महिला मार्च देखिए निकाला जा रहा है लखनऊ में। प्रियंका गांधी द्वारा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे भी प्रियंका गांधी द्वारा, कांग्रेस द्वारा जो दिया गया उसी के तहत आप ये देखिए किस तरीके से महिलाओं के लिए मार्च, यहाँ पर आज महिला दिवस के दिन महिला मार्च निकाले जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का पूर्णतः तौर पर प्रदर्शन करती यहाँ पर दिखाई दे रही है महिलाएं। चलिए एक बार फिर देखिए जिस तरीके से लखनऊ में महिला मार्च निकाला जा रहा है, कांग्रेस द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। चर्चा में वापस आएंगे और उसी विषय पर एक बार फिर वापसी करेंगे। देखिए आज महिला दिवस भी है, तो सबसे पहली बात हम इस पे कर लेते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो मुद्दे उठाती नजर आई है बीजेपी। दीपक पांडे जी, आप ही के पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से अब महिला सुरक्षा को लेकर के बीजेपी सबसे ज्यादा सशक्त होती नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनताओं की तरफ से भी ये रुख देखने को मिलता है कि सुरक्षा को लेकर के वो काफी ज्यादा बीजेपी पर भरोसा करते हैं। वो भरोसा आप क्यों नहीं जीत पाए? देखिए अब सीमा जी सुनिएगा बस खाली, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आपको डेटा पूरा समय दे रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, एनसीआरबी का डेटा में महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश महिलाओं की जो सुरक्षाओं के लेकर के जो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिला है उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का डेटा कहता है हम नहीं करते। आपने देखा होगा उन्नाव में एक इन्हीं के पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर किस प्रकार एक बेटी का बलात्कार करता है, उसका पूरा परिवार खत्म कर देता है। योगी जी की पुलिस उसको कस्टडी में उसके पिताजी को मार देती है। आपने देखा होगा फिर उसके फैमिली को किस प्रकार से ट्रक से कुचलवा दिया जाता है। फिर आपने महिला सुरक्षा की बात किया तो आपने हाथरस में देखा होगा, आप तक को नहीं घुसने दिया गया। हम लोग तो नेता है, चलो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम किसी की आवाज उठाते हैं तो कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार, आपके साथियों को वहां पे नहीं घुसने दिया गया और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आपने सुदीक्षा भाटी को देखा होगा, आपने विक्रम जोशी, आपके ही पत्रकार भाई विक्रम जोशी अपने भांजियों की रक्षा नहीं कर पाता है, गोली मार दिया जाता है इसी योगी की सरकार में, और ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और उसके बाद हम चले आते हैं, आप देखिए और माफियाओं की बात करते हैं। बनारस में जाइए, ब्रजेश सिंह, आज ब्रजेश सिंह एमएलसी बना बैठा हुआ बीजेपी की गोद में, कितना बड़ा माफिया कौन नहीं जानता। सुधीर सिंह गोरखपुर का योगी जी के साथ मिलकर के माफिया बना बैठा हुआ है, ब्लॉक प्रमुख बना बैठा है, चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं जानता। सोनू मोनू सिंह सुल्तानपुर माफिया बना बैठा हुआ है, अपना सब कुछ काम कर रहा है सत्ता के साथ मिलकर के, योगी के साथ मिलकर के, कौन नहीं जानता। आप चले जाइए फैजाबाद, बबलू सिंह को पार्टी में लाते हैं, पार्टी में और रीता बहुगुणा जोशी उनको निकलवा देती है। उसी का परिणाम स्वरूप है कि रीता बहुगुणा जोशी के लड़के को टिकट नहीं देते हैं योगी आदित्यनाथ। ये है देखिए माफियाओं को संरक्षण करने का। आपने देखा होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो खुद ऑन माइक आपके पत्रकार किसी चैनल पे कहता है कि मैंने मर्डर किया है। दीपक जी, अगर इतनी ही असुरक्षित सरकार है, ये बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, तो अपर्णा यादव जी ने क्यों हाथ थाम लिया बीजेपी का? देखिए अपर्णा यादव जी को आप जानती हैं, देखिए अपर्णा यादव जी की जो फैमिली सपा परिवार, यादव परिवार की बहू देखिए बीजेपी में शामिल हो गई। बिल्कुल नहीं, देखिए सुनिए अपर्णा जी, अब कहा जाता है कथित बहू आ गई हैं। आप केस स्टडी कर लीजिए परिवार की, ठीक है। उनको हम लोगों ने जितना सम्मान दिया वो हमारे परिवार से थी। अगर वो कहती थी हमारे परिवार से हैं तो हमने उनको अपना परिवार माना था। जब उन्होंने कहा कि हम आपके परिवार की नहीं है, उनके अपने विचारधारा के हिसाब से जहां जाना चाहती थी गई। लेकिन आप अगर केस स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि वो परिवार की किस प्रकार थी या नहीं थी, वो आपको खुद पता चल जाएगा। इस पे ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, आप पत्रकार है, पढ़ी लिखी है, आप ज्यादा इसको अगर केस स्टडी करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आप देखिए वहीं पे एक इनकी सांसद अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाती है, किस लिए? क्योंकि वो एक अपराधी का विरोध करती है। आपने देखा होगा स्वाति तो इससे ये भी तो साफ होता है कि परिवारवाद को शायद बीजेपी आगे नहीं बढ़ाती हो, जो कि उनका बार बार यही नारा होता है। कल्याण सिंह के बेटे को टिकट मिलता है, कल्याण सिंह के पोते को टिकट मिलता है, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिलता है, लेकिन
रीता बबुड़ा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिलता चलिए क्योंकि बिल्कुल वो अपनी माफिया का बात विरोध जल्दी पूरी करती है। करें क्योंकि समय की थोड़ी कल्याण सी सिंह के कमी है। बेटे पोते को टिकट मिलता है, लेकिन जी। आपने देखा होगा सबके बेटों को टिकट मिलता है, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिलता चलिए क्योंकि आपको बहुत रीता बहुगुणा हमदर्दी है जोशी का उनसे, ये घर अच्छी चलाने बात वाला है। विधायक। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। चलिए एक बार और रुक करते हैं निरंजन जी का। निरंजन जी एक बार जल्दी से आप ये जो पूरा एग्जिट पोल आया, पूरा जो चुनावी देखने को मिला माहौल, इसका पूरा समीकरण किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सीमा, मैं एक ही बात बताऊंगा आपको कि ये जो समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं वो किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत लांछन लगाएं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इनके साई फेंकने से मेरी कमीज गंदी नहीं होगी, मेरे को इस चीज से चुनाव कोई फर्क जी नहीं पड़ता। बिल्कुल। किंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता और जनता की समझ के ऊपर आप जरूर भरोसा कीजिए। और जनता की जो समझ है वो आज की तारीख में इतनी विकसित हो चुकी है कि किसी के बरगलाने से, किसी के भरमाने से वो नहीं भ्रमित होते। और जनता जो फैसला करती है आपको उसको सरमाथे से लगा करके लेना चाहिए। किसी पत्रकार पे या किसी मीडिया के ऊपर केवल लांछित करने से आपकी वो एक दोहा है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो देखिए आप भी अपनी राजनीति को अपडेट कीजिए और राजनीतिक शुचिता का आप पालन कीजिए, अपने आप जनता आपको पसंद करेगी। केवल दूसरों को लांछित करके आप ये सोच रहे हैं कि भाई। ठीक है निरंजन जी, मैंने आपसे समीकरण मांगा था लेकिन आपने सपा पे ही टिप्पणी करके अपनी बात खत्म कर दी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्ता के टेम्परेचर में हमने देखा कि इस तरीके से चुनावी को लेकर के चुनाव का समीकरण देखने को मिल रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के जो भी विषय, जो भी आंकड़े यहां सामने आ रहे हैं, उससे हर दल में ये हड़बड़ाहट देखने को मिल ही रही है। लेकिन यहां पर अहम ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या तय किया है। ये 10 मार्च को क्या कुछ जनता की तरफ से फैसला है, किसका जनता विजय तिलक करती है, सब कुछ 10 मार्च को यहां सामने आ जाएगा। और चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा नेटवर्क 10। इसी के साथ इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।